नमस्कार दर्शकों, मैं माहिन पठान एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक खास स्पेशल एपिसोड के साथ में, खास मुलाकात जिसे हम कहते हैं। आपने कई खास मुलाकात में देखा है, हमने डॉक्टर्स के साथ में इंटरव्यू किया है। कई तमाम नई नई बीमारियां, पुरानी जो बीमारियां हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है, क्यों होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी हमारी जो ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस हमारे पास में लगातार आने लगे उन एपिसोड्स के बाद में कि हमें भी इस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए है। तो हमारे दर्शकों को हम निराश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने हमारे दर्शकों के लिए एक इंटरव्यू फिर दोबारा कंडक्ट किया है। और जिनके साथ कंडक्ट किया है उन्हें तो हर कोई जानता है, नागपुर शहर में परिचय देने का तो मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे इस एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल तिब्रांधी सर, जो कि 2001 से यानी 24 सालों से एमडी आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं। कई कॉलेजेस और स्कूल में भी उन्होंने सिखाया भी है और इलाज भी कर रहे हैं। तो एक अनुभवी डॉक्टर को हमारे एपिसोड में आमंत्रित करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कारण न्यूज़ की इस खास मुलाकात में। हमारी ऑडियंस ने सर मैसेजेस करके हमें अपने सवालात पूछे हैं कि ये आपसे पूछना है, उन्हें उन्हें जानकारी चाहिए कि बीमारी क्या होती है, उसके लक्षण क्या है और क्या तमाम चीजें हैं। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है त्वचा रोग, स्किन डिसीजेज। अब सर, त्वचा रोग होता क्या है, कितने प्रकार के ये रोग होते हैं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे आप पूछ रहे हो कि त्वचा रोग, त्वचा यानी क्या होता है? स्किन। जी। ठीक है? तो बॉडी का जो एक्सटीरियर है, फाइनल कोटिंग जी। जिसको हम जो प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, जी। उसे हम स्किन या त्वचा कहते हैं, राइट? अब ये त्वचा का काम क्या अपने त्वचा का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से अपने बॉडी को बचाना। लेकिन जब भी इस त्वचा में कोई भी दरार या स्क्रैचेस या फिर इचिंग या डिस्कलरेशन या टेम्परेचर चेंजेस, इस प्रकार से कोई भी अनइजीनेस तैयार हो जाए तो उस सिचुएशन को हम त्वचा के डिजीज या त्वचा विकार या त्वचा रोग कहते हैं। अब आपका अगला सवाल है कि त्वचा रोग कितने प्रकार के होते हैं। मैं आयुर्वेद का एमडी पीएचडी हूँ, तो मैं आयुर्वेद के बारे में आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में त्वचा के दो प्रकार से बड़े वर्णन किए गए, दो मेजर टाइप्स बताए गए जी। त्वचा रोग को आयुर्वेद में एक ही वर्ड यूज किया गया है, कुष्ठ, राइट? तो अभी एकदम डर मत जाइए, कुष्ठ यानी अभी जनमानस की क्या भावना है कुष्ठ के बारे में? लेप्रोसी, महारोग, उसको ही कुष्ठ कहा जाता है, जिसका इलाज नहीं है। हाँ, ये ट्रांसलेटेड वर्ड है, बट एक्चुअली कुष्ठ यानी त्वचा रोग, राइट? अच्छा। आयुर्वेद के हिसाब से जी। कुष्ठ के दो प्रकार बताए, एक महाकुष्ठ और एक क्षुद्र कुष्ठ। तो महाकुष्ठ यानी वो लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलाइन लेप्रोसी, वो लेप्रोसी के अलग अलग टाइप्स, जिसका एक बड़ा लेवल हम कह सकते हैं, आखिरी लेवल, या वो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में जो आता है जी, जो थोड़ा डेंजरस होता है। अभी उसका भी इलाज एलोपैथी में है। अच्छा। पुराने जमाने में उसका इलाज इतना इफेक्टिव नहीं हुआ करता था, इसलिए उस रोग से डरा जाता था, इसलिए उसको महारोग भी कहा जाता था जी। तो वो हो गया महाकुष्ठ। अब क्षुद्र कुष्ठ यानी छोटे छोटे त्वचा रोग। तो महाकुष्ठ के 11 प्रकार अलग से, 11 प्रकार अलग से बताया गया है, और क्षुद्र कुष्ठ के 18 प्रकार बताए गए, छोटे छोटे त्वचा रोग, जिसमें पिंपल्स भी आते हैं, आपका ये सोरियासिस जैसे डिसऑर्डर्स भी आते हैं जी जी, ड्राई एक्जिमा, उसके साथ शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया, इरेथिमा, ऐसे बहुत सारे। इसी पे आएंगे कि सर सामान्य त्वचा रोग क्या होते हैं कि जो जनरली देखे जाते हैं सोसाइटी में। इसी को ये 18 टाइप्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया, उसे क्षुद्र कुष्ठ कहा जाता है, या छोटे छोटे त्वचा विकार। तो यही सामान्य जो है त्वचा रोग है कि 18 तरीके के। यूजुअली अभी जैसे आप कोविड के बाद देखते हैं कि कोविड के दरमियान एक बहुत बड़ा फंगल इन्फेक्शन हो गया। हाँ, ठीक है, ब्लैक फंगस जिसको म्यूकरमाइकोसिस, जो आइस तक, कुछ लोगों के आइस में इन्फेक्ट हो गया था। तो उसके बाद, कोविड के बाद ये देखने में आया है, अभी बहुत से पेशेंट्स में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को स्पेशली ग्रॉइन्स में या फिर जहाँ पे फोल्ड्स है, उन पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर रिंग वर्म पैटर्न का। रिंग वर्म यानी ये एक खास प्रकार की फंगस है, जो ऐसे रिंग यानी गोल आकार इसमें, और रेड और इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, ये इसके भी मामले कई सामने आए थे कोविड के बाद में। तो ये अभी भी है। अब पहले जमाने में कैसा होता था कि वो इच गार्ड या सपट लोशन वगैरह लगा के ही ठीक हो जाता था, बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। उसके लिए लंबा 2-3 महीने का ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। इवन एलोपैथी में भी जी, उसकी ट्रीटमेंट एंटीफंगल 2-3 प्रकार के यूज करके ही वो इफेक्ट में आता है, उसके बाद भी उसके रिकरेंसेस हो रहे हैं।
सो दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन या कोविड के इन्फेक्शन का अपने को मिला हुआ एक साइड इफेक्ट है, इसके वजह से त्वचा रोग हो रहे हैं। उसी फॉर्मेट में लोगों की स्किन काफी सेंसिटिव हो गई है, वाटर चेंजेस थोड़े से हो गए, थोड़ा क्लाइमेट थोड़ा चेंज सा हो गया, हेवी हार्ड वाटर उन्होंने यूज किया, ड्राइनेस बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया कि लोगों की स्किन सेंसिटिव इतनी हो गई फटक से उनके। तो आज के दौर में मतलब सेंसिटिव स्किन है तो सर देखभाल कैसे करनी चाहिए हमने? कैसे प्रोटेक्ट करें हम अपनी स्किन को? तो स्किन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्किन के लिए हाइड्रेशन। जी ठीक है, आपकी बॉडी 71% ऑफ जो बॉडी है वाटर से बनी, तो इट नीड्स हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो इसके लिए आपको कम से कम डेली 6 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए, 50+ kg वेट के आदमी के लिए बता रहा हूँ। इतना कंजम्पशन ऑफ वाटर नहीं है आजकल, इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजन बता रहा हूँ, हर सीजन में आपको इतना वाटर कंज्यूम करना चाहिए सो दैट आपके बॉडी में वाटर डिपॉजिट हो, स्किन हाइड्रेटेड है। इसमें एक्सेप्शंस है कि जो किडनी डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं जिनको डॉक्टर ने पर्टिकुलरली 2 लीटर 2.5 लीटर ही पानी पीने को बोला होगा, उनको आप एग्जाम कर दिए, बाकी सभी नॉर्मल लोगों को इतना वाटर इंटेक करना चाहिए तो आपके स्किन के ऊपर साफ साफ दिखता है, राइट। बाद में आपको डाइट आपका एकदम बैलेंस रखना चाहिए। आपके डाइट में सभी प्रकार के न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, स्पेशली विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन ए, ये सारी चीजें आपके इसमें होनी चाहिए। बैलेंस डाइट आजकल चॉकलेट फॉर्म में टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल होने लगे हैं। टैबलेट नहीं, मैं डाइट की बात कर रहा हूँ। डाइट में लोग नहीं ले रहे हैं आजकल। सप्लीमेंट्स देखो, सप्लीमेंट्स तब आती है जब आपका डाइट बैलेंस नहीं होता, आपके डाइट में वो मजा नहीं होता या वो चीज नहीं होती। लेकिन गोलियां खा के आदमी बड़ा नहीं होता। हम लोग इतने पोषण में ही आपको लेना है, मतलब यस, आपको नेचुरल फॉर्मेट में ही डाइट में उसको लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन डाइट, और आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो या मिश्राहारी है, दोनों प्रकार का आप कंज्यूम करते हैं तो उस टाइप में, सो वो फॉर्मेट में आपको डाइट प्रॉपर लेना है। उसके अलावा आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल ज्यादा है आजकल, तो आपको स्किन के ऊपर स्ट्रेस का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। आप देखो रात भर जागरण करो, आपकी स्किन सुबह कैसी दिखती है, और किसी दिन फ्रेश नींद हो जाए आपकी, रिलैक्स हो, आपकी स्किन कैसी फ्रेश फेस दिखता है। यस, और या फिर आप धूप में घूम रहे हो, तपी धूप में तप रहे हो तो आपकी स्किन कैसी होती है, और आप फ्रेश एसी में बैठे हो तो आपकी स्किन कैसी है, तो इम्पैक्ट आपके एटमॉस्फेयर का आपके स्किन के ऊपर इमीडिएट दिखता है। मतलब जैसे पर्याप्त मात्रा में पानी, वाटर इंटेक, डाइट, रिलैक्स माइंडसेट, अच्छी नींद रात को। देखो जो स्किन है वो एसेसरी है, एक्स्ट्रा ऑर्गन है वो, और उसको ब्लड सप्लाई बाद में जाता है सबसे लास्ट में, तो जितना भी आप रिलैक्स रहोगे उतना सप्लाई स्किन को अच्छा जाएगा, तो आपकी स्किन तरोताजा और अच्छी दिखेगी। तो इसलिए कहते हैं कि हंसते मुस्कुराते रहिए तो आप सही दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। खूबसूरती का राज यही जो आजकल हमारी सजेस्ट करती है एक्ट्रेसेस, पानी ज्यादा पीजिए और खुश रहिए, तो ये उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि आपको इस तरीके से जो है अपना लाइफस्टाइल रखना है और स्ट्रेसफुल नहीं रहना है ज्यादा, और पानी का बहुत मात्रा में सबने बताया कि 6 से 7 लीटर आपने पीना है रोजाना। तो सर त्वचा रोग का कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है कि क्या ये जेनेटिकली होता है या संक्रमण से होता है या एलर्जी से रिलेटेड होता है? तीनों चीज है ना। त्वचा रोग, स्किन के ऊपर कोई भी डिसीज तैयार होना या स्किन के ऊपर कोई भी रोग आना, इसकी इटियोलॉजी या पैथोलॉजी वहाँ अलग अलग सोर्सेस है। तो संक्रमण यानी इन्फेक्शन, तो जैसे फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, जैसे हर्पीज जोस्टर वाला इन्फेक्शन हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से आया है। और इन्फेक्शन आपकी देखो, ये वायरस से, ये फंगस से एटमॉस्फेयर में हर जगह अवेलेबल है और आपकी स्किन के ऊपर गिरती रहती है। जब आपकी स्किन की इम्यूनिटी लो हो जाए या फिर उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए वो, तो आपको इन्फेक्शन पकड़ में आता है, अदरवाइज इन्फेक्शन नहीं होगा। जब भी आपकी स्किन की इम्यूनिटी अच्छी है तो कितना भी आप गीला रहो, कितना भी आपको पसीना है, आपको फंगल नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाए, फटाक से फंगस हो जाएगी विदाउट गीलापन, क्योंकि पर्सपिरेशन, पसीना तो सबको आता ही है। कोल्ड्स में स्पेशली हाइड्रेशन के लिए पसीना आता ही है, टेम्परेचर रिलीज करने के लिए देयर इज सिक्रीशन। तो ये जो आपका स्वेट है वो एक सिक्रीशन आपके टेम्परेचर को रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो पसीना आना भी जरूरी है। तो हाँ, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उसकी वजह से वहां पे फंगस ग्रो होने के एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी खुद उसको रेजिस्ट करती है। जब आपकी स्किन की इम्यूनिटी अच्छी नहीं, यानी स्किन बैलेंस फॉर्मेट में ना हो, स्किन में सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, उस समय आपको स्किन के इन्फेक्शन होते हैं। जेनेटिक तो होते हैं कुछ इन्फेक्शन, जेनेटिक मिलते ही है,
और जैसे कि आपने तीसरा बताया इन्फेक्शन और कुछ एलर्जी। एलर्जी देखो जो भी इन्फेक्शन या फिर जो भी जैसे इरिटेशन या कोई इरिटेंट यहाँ पे आ गए, तो उस आपकी बॉडी जैसे मच्छर ने काट लिया, आपको खुजली होती है, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ का हिस्टामाइन यहाँ पे जमा हो जाता है और उस इंजेक्ट उसने जो भी मॉस्किटो ने इंजेक्ट किया है उस फॉरेन बॉडी को टैकल करती है, फॉरेन मटेरियल को, इसलिए वो रिएक्ट कर देती है। इसलिए वो रिएक्शन यानी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिएक्शन, उसको हम एलर्जी कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग लेते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। बहुत से तरीके आपने बताया है कि त्वचा रोग है, तो जब ऐसे लक्षण हमें पता चलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या हम घर पे भी इसके कुछ उपाय कर सकते हैं? कौन से वो त्वचा रोग होंगे जिनका हम बिना मतलब डॉक्टर की कंसल्ट किए हुए घर की रेमेडी से हम ठीक हो सकते हैं? देखिए छोटे छोटे त्वचा रोग जैसे फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल क्रीम्स अभी आती है, दोनों आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में आती है। कुछ एंटी फंगल ऑयल्स भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन कुछ एंटी फंगल मेडिसिन आपको आइदर आयुर्वेदिक या एलोपैथी लेना जरूरी, लेकिन उसको आप जो भी मेडिकेशन आप लेते हो डॉक्टर की सलाह से लेंगे। प्रिवेंशन हमारे हाथ में जी। क्योर के लिए आप ज्यादातर मेडिकल सुपरविजन है, मेडिकल एडवाइस के बगैर कोई भी मेडिकेशन करना सही नहीं, चाहे वो किसी भी पैथी में आप करें जी। प्रिवेंशन के लिए देखिए किसी का पानी बदल जाता है, अगर हम चेंज ऑफ वाटर है या चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर में भी समटाइम्स सोर्सेस ऑफ वाटर बदल जाते हैं। कई बार टैंकर का पानी मिलता है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, सिटी में कभी कभी समर के दरमियान टैंकर से वाटर सप्लाई होता है। तो वाटर के अंदर की जो इम्प्यूरिटीज है, आयुर्वेदिक एक सिंपल सा फंडा आप फिट करिए, एलम जो होता है जी जी जी, वो आप आपके बाथरूम में रखिए, जब भी आप नहाने के लिए पानी यूज करें उसमें वो घुमा दे, तो वाटर के अंदर की जितनी भी इम्प्यूरिटीज है वो हटा देगा और उससे स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग स्किन वालों को आयुर्वेदिक इसमें सलाह देते हैं कि यूज एलम फिटकरी के पानी से ना, तो कैसे डायरेक्ट कुछ रिएक्शन नहीं होंगे या तो डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल, उससे जो उस वाटर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्यूरिफाई वाटर से हमारा बात हो जाएगा। ऐसा कई बार स्विमिंग पूल्स में लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना क्लोरीन डाला रहता है या फिर दूसरे कुछ केमिकल्स डाल के उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसकी भी लोगों के स्किन के ऊपर रैश या रिएक्शन आती है। और आप प्रॉपरली स्किन को क्लीन रखिए, हाइड्रेटेड वाटर इंटेक से रखिए जी, और जैसा भी हो, अगर आपको पसीना आ गया, आप कहीं बाहर चले गए, तो आपको फटक से अपने आप को फ्रेश कर लेना। और ये जैसे स्किन का ध्यान रखने के लिए आपको फिर स्किन को कवर भी करना चाहिए, अगर धूप है बहुत सारी या फिर बहुत ठंडी है तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, इंटरनल हाइड्रेशन एक्सटर्नल हाइड्रेशन भी आपको करना पड़ेगा। ये प्रिवेंशन करोगे तो आपकी स्किन नेचुरल और अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, जैसे हम लोग दिवाली के दरमियान उबटन लगाते हैं, लेकिन वो एक यहाँ का यानी एक कस्टम या रिवाइज, तो उस समय वो उद्वर्तन है, आयुर्वेद का उद्वर्तन कहते हैं उसको, जो सब पाउडर्स जो चूर्ण होते हैं, पाउडर्स मेडिसिनल पाउडर्स आर यूज्ड, दे आर अप्लाइड ऑन द स्किन सो दैट स्किन के अंदर की इम्प्यूरिटी को फ्लश कर देता है। स्पेशली उस समय कैसा दिवाली के दरमियान ठंड पड़ने लग जाती है और ये सारे सिबेसिस जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उबटन लगा के वो क्लियर किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर ऑयल्स भी लगाए जाते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं, नरिश कर देते हैं। नॉर्थ में आप जाइए, दे यूज सरसों ऑयल फॉर बिफोर बाथ, वो सरसों ऑयल बॉडी पे अप्लाई करेंगे, धूप सेकेंगे, फिर जाके नहाएंगे। आजकल अपने पास इतना समय नहीं है, हम लोग मॉइस्चराइजर और सारी चीजें जो कॉस्मेटिक्स है वो यूज करना चालू कर देते हैं। जो नेचुरल सोर्सेस में अपने पास सारी चीजें अवेलेबल है, ट्रेडिशन में है, कस्टम में है, आप उसको यूज। ये भी सवाल किसी हमारे दर्शक का था कि ठंड में और गर्मियों में स्किन डिसीज ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों और उसके उपाय क्या है? ठंड में क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, ठीक है, स्किन क्रैक पड़ना चालू हो जाता है। धूप काले में बिकॉज ऑफ पर्सपिरेशन एंड हीट, ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हीट आपको अफेक्ट तो करनी वाली स्किन को। जिस भी आप क्लाइमेटिक कंडीशन से है, आपकी एक स्पेसिफिक हीट और कोल्ड को बेयर करने की कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। और हमारे पहले कॉन्वर्सेशन में इस चीज के उपाय बता दिए गए हैं कि कैसे सरसों का तेल लगाते हैं नॉर्थ में और धूप सेकते हैं, और किस प्रकार से हल्दी का उपटन लगाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको जो सीजनेबल स्किन डिसीज से बचने के लिए ये प्रिवेंशन है, ठीक है। इसके बाद ओनली देयर इन द ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन में ही हमारे ये सारी चीजें, हम अपने ट्रेडिशन भूल चुके हैं, फॉलो नहीं करते, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गए हम लोग। जो रेडी कॉस्मेटिक्स है उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो सर ये जो रेडी कॉस्मेटिक्स है, एंटी एजिंग क्रीम्स है, ये सारी तमाम चीजें है, सप्लीमेंट्स जो हम ले रहे हैं,
तो ये किस हद तक हमारे लिए जितना हर्बल होगा उतना बेटर होगा। जी अच्छी कंपनी का मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड महंगे जो होते हैं वो उसमें जो केमिकल्स होते हैं जी। हार्मफुल केमिकल्स कम यूज किए जाते हैं, जी जी राइट? उनको आपको यूज करना चाहिए। तो पुराने ये जमाने में भी कॉस्मेटिक्स यूज करते थे लोग, लेकिन हर्बल ज्यादा होते थे तो इतना हर्ट नहीं करते थे स्किन तो ये अभी। हानिकारक साबित हो सकता या है। जैसे आप देखो ना, लिपस्टिक्स जी लेडीज आप यूज करते हो, वो 50 रुपए का भी आता है और 500 रुपीज का भी जी आता है, और आप उसकी क्वालिटी को आप अच्छे से जानते हैं। हाँ 50 वाली में भी फर्क है और 500 वाली में फिर जब डार्क शेड हो जाता है लिप्स के तो फिर तब हमें रियलाइज या होता है वैसे कि ही क्या डिफरेंस है। मॉइस्चराइजर एंड अदर जी कॉस्मेटिक्स है, तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स ज्यादा ना हो वो बेटर है। हर्बल रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स आप यूज कर सकते हैं। यदि आप एक्सट्रीम कॉस्मेटिक्स की तरफ जा रहे हैं जो लोकल लेवल के है और चीप रेट में अगर मिल रहा है आपको तो उनके साथ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है और उसके बाद फिर आपकी स्किन पे जो है गलत परिणाम उसके पड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए मुख्य सलाह क्या होगी। हाँ, जैसे चमकदार और स्वस्थ अभी हमने डिस्कस किया ही उसके लिए। ये चीजें हम डिस्कस की। स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा आदमी का इंटरनल हेल्थ, जी ठीक है। अगर उसके पास बैलेंस डाइट है, ठीक है, उसकी नींद अच्छे से हो रही है, उसका साउंड स्लीप हो रही है, इट मीन्स, और उसका माइंड रिलैक्स है, वो मेडिटेशन योगा करता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, राइट। और उसके अलावा वो अपने रूटीन को फॉलो करता है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, ठीक है, हाइड्रेशन प्रॉपर कर रहा है, राइट। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स भी प्रॉपरली और सही हर्बल यूज कर रहे हैं, सही तरीके से यूज कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में उसका ले रहे हैं। हम एक्सट्रीम अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम दिखाता है, तो लिमिटेड मात्रा में उस व्यक्ति का आपको स्किन रिफ्लेक्शन अलग से दिखेगा। अच्छा, चाहे वो किसी भी एज में वो उस चमक के पीछे की राज है या चीजें सीक्रेट है। तो सर ये भी कहा जाता है मुआशरे में कि हमारा जो फेस है ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिफ्लेक्ट करता है कि इसका कनेक्शन कोई इंटरनल ऑर्गन्स है, चिक्स का है, चिन का है, फोरहेड का है। तो कौन सा ये जो है फेस का कौन सा पार्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स को रिफ्लेक्ट करता है? देखो आयुर्वेद में एक इसका नटशेल में आंसर है कि जी रस सार 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 करके एक वर्णन है। हाँ, सार मतलब अपने जो ह्यूमर्स है, सातों धातु जिससे बॉडी बनी है, उसमें कौन से धातु की स्ट्रेंथ या फिर वो उसका इक्विलिब्रियम अच्छा है। तो रससार त्वकसार, यानी त्वचा जिसकी अच्छी दिखेगी। जैसे सेलिब्रिटीज में हम ऐश्वर्या रॉय का नाम लेते थे उस एक 10-15 इयर्स बैक, जी जी तो वो रससार मानी जाती है हमारे हिसाब से। अच्छा तो त्वकसार रससार, यानी उनका जो प्लाज्मा है और ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा है, उनका डाइट पैटर्न अच्छा है, तो उनकी स्किन पे आता है। उनको मॉइस्चराइजर ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं, उनकी स्किन ऐसी होती है कि ठंडियों में भी उसको मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती, चमकदार स्किन होती है, राइट। तो इंटरनल धातुओं को रिफ्लेक्ट करने वाली स्किन, खासकर तो अपना रस धातु को, रस धातु मीन्स व्हाट, सारे बाकी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला जो प्लाज्मा है अपनी बॉडी के अंदर, वो अगर परफेक्ट हो, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हो, प्रॉपर हाइड्रेशन हो, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वो बराबर रिफ्लेक्ट करता है स्किन के ऊपर। तो स्किन अगर आपकी चमकदार है तो समझ लेना आपका लीवर अच्छा चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी अच्छी हो रही है, आपका जो इल्ड है, खाना खाने के बाद जो आपका रस बन रहा, रस यानी क्या, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में बनते हैं वो परफेक्ट। तो ये तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्किन अगर अच्छी है तो इंटरनल चीजें भी अच्छी चलती है। कुछ लोगों को स्किन नेचुरली यानी जेनेटिकली अच्छी मिलती है उनकी मम्मी पापा से, जी। कुछ लोगों को थोड़ा यानी जेनेटिकली उस हिसाब से मिलती है, लेकिन वो अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकता है बाय दिस जो हमने अभी डिस्कस किए ये सारे ये चीजें फॉलो करके, डाइट फॉलो करके, वाटर इनटेक हो गया, स्ट्रेस रिलीज करके अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को रखते हैं तो ये चीजें आपके लाइफस्टाइल का आपकी स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्किन में भी सर गंभीर बीमारियों में से एक स्किन कैंसर भी है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उपाय है, कैसे पहचाने हमें स्किन कैंसर की शुरुआत है और शुरुआती तौर पे कैसे भांपे कि हमें देखो कोई भी स्किन के ऊपर मैंने जैसे पहले ही बताया, कॉमनली डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, ईचिंग, ड्राइनेस, ठीक है, बाद में बर्निंग, या फिर स्किन में कुछ अलग प्रकार की ग्रोथ आपको दिख रही है, अच्छा, ठीक है, उस काइंड का अगर दिखता है तो जाके आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, फिर वो उसका बायोप्सी या फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन करके, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो देखते हैं कि वो पर्टिकुलरली कैंसर है क्या। अब आप कॉजेस की बात करेंगे तो कैंसर होने के कॉज क्या है, केमिकल का ज्यादा यूज, जी, तो इनटेक हो या एक्सटीरियर यूज, ये होता है। बाद में जैसे आप देख रहे हो कि वो रेडिएशंस जो वो उसके ज्यादा इस संपर्क में आते हैं तो भी स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो ये भी तरीका है स्किन कैंसर कैसे होता है, और इससे हम समझ पा रहे हैं कि हमें बचना कैसे है ना, रेडिएशन से, और कॉस्मेटिक्स का ज्यादा यूज नहीं करना है। अभी ट्रेंडिंग में है सर, सबको खूबसूरत दिखना है, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी लोग करवा रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सही है मात्रा में या ये गलत चीजें हैं? देखो, स्किन को अच्छा दिखने के लिए जो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं वो साइंटिफिक ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो प्रॉपरली ही करते हैं वो सारी चीजों। लेकिन जो भी आप अगर आर्टिफिशियल चीज करने जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम आपको मिलेगा। हर्बल चीजों में नहीं है, लेजर का करोगे तो कुछ ना कुछ डेफिनेट, क्योंकि लेजर वैसे भी जैसे हेयर के लिए लेजर करते हैं लोग, लेकिन वो आप क्या कर रहे हो, उस रूट को जड़ से खत्म कर रहे हो। तो कोई भी चीज आप जड़ से खत्म करोगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट आपको डेफिनेटली मिल सकता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये तो नहीं कहूंगा मैं कि आप इसमें मत जाइए, बट यू कैन गो फॉर इट, लेकिन आपको प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर पर्सन के पास जाना चाहिए, सो दैट आपका जो भी प्रोसीजर आप करते हो सेफ। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं। एक और सवाल हमारे दर्शक का है कि सर कि क्या बार-बार एंटीबायोटिक क्रीम का उपयोग त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है? डेफिनेटली हानिकारक है। एंटीबायोटिक तो फार्मेसी में जाओ, मेडिकल वाला आपको दे देता है जी, उनके पास भी नॉलेज होता है, पूरा मेडिसिन का शॉप चलाते, तो उनको ऑलमोस्ट फार्माकोलॉजी पूरी पता होती है, एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट भी करने में माहिर होते हैं, और वो दे भी सकते हैं, उनके पास उतनी अथॉरिटी भी दी है। लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक या फिर ऐसी कोई मेडिसिन आपको डायरेक्ट काउंटर से नहीं उठानी चाहिए अनलेस आप डॉक्टर की सलाह ना दें, कंसल्ट करने के बाद ही। एक्सटीरियर में, इस स्किन के एक्सटीरियर में बाहर से अगर एंटीबायोटिक क्रीम्स का इस तरीके का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज। इंडिया में एंटीबायोटिक्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, यूके यूएस में जाओ, वहाँ पे एंटीबायोटिक तब यूज करते हैं एज एन व्हेन नीडेड, नहीं इफ जब एक्सट्रीम जरूरत हो तभी, दूसरा कोई ये ऑप्शन नहीं, तभी यूज होता है। अपने यहाँ पे हर चीज में एंटीबायोटिक जी जी, यानी जरूरत नहीं तो भी, तो ऐसी कंडीशन में इनडिस्क्रिमिनेट यूज करोगे तो दैट विल कॉज हर्ट टू योर हेल्थ, इवन योर स्किन, और बाद में वो रेजिस्ट भी हो जाएगा, वो काम भी नहीं करता अगला दिन। ये बहुत सी गहरी नॉलेज हमें पता चली कि स्किन को लेकर भी इतनी चीजें होती है। देखिए कितने प्रकार होते हैं स्किन डिसीजेस के, सर ने बताया 11 फिर 18, फिर उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके उपाय क्या है, चमकदार स्किन के लिए क्या करना है, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से क्या हो सकता है, लेजर ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी। जितने दर्शकों के हमारे क्वेश्चंस थे सर ने बहुत बखूबी उसका जवाब दिया है, और मैं ये समझती हूँ कि इन जवाबों के हिसाब से यदि आप अपनी जीवन शैली में इसका इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीजों को, तो आप त्वचा रोगों से बच सकते हैं और अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल और आपके तमाम सवालात के हम मुंतजिर रहेंगे। अगर आपको भी कोई डॉक्टर से किसी बीमारी के बारे में जानकारी लेना है, उनके उपायों के बारे में जानना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या यूट्यूब पर आप जो है अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में अगले डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कारा न्यूज़। धन्यवाद।